सिलेबस कंप्लीट करते हैं। अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था धारा, है ना? ये पढ़ा तुम लोगों ने? ठीक है, देखो ये चार लोग क्या हो सकते हैं, टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर की तरह काम कर सकते हैं। क्या चार नहीं हो सकते? हाँ सॉरी, ये चार नहीं हो सकते। ये वैसे भी टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर मतलब जो ऑथराइज्ड बाय CBDT है, ठीक है। CBDT to frame a scheme whereby a specified class of persons can file their ROI through tax return preparers, ठीक है। TRP means an individual जो कि authorized है to act as tax return preparer by CBDT, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लीगल प्रैक्टिशनर्स और ऑफिसर्स ऑफ शेड्यूल्ड बैंक with which SC maintains an account and employee of a specified class of person, ये टैक्स रिटर्न प्रिपेयर नहीं कहलाते, ठीक है। बट अगेन ये सब टैक्स रिटर्न फाइल करने का काम करते हैं सारे लोग, ठीक है। स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन मींस एनी पर्सन who is required to file ROI other than कंपनी, कंपनी नहीं हो सकता, और पर्सन whose BOA are मतलब books of accounts are required to be audited, ठीक है। As per CBDT scheme, only individual and HUF can file their returns through tax return preparer, मतलब कंपनी जिसको ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट है वो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर के पास नहीं जा सकते, ठीक है। क्लियर है? इंडिविजुअल होल्डिंग बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी या फिर इंटर का एग्जाम क्लियर किया हो, ठीक है, हाँ, तो वो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स बन सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, सेमी क्वालिफाइड सीएस वो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर का काम करते हैं। चलो, इसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न, है ना? कौन कौन वेरीफाई कर सकता है रिटर्न? इंडिविजुअल के केस में himself, individual not present in India or mentally incapacitated तो जो competent है to verify on behalf of, ठीक है। तो वेरिफिकेशन होता है थ्रू योर आधार नंबर या बैंक अकाउंट, ठीक है। HUF के केस में करता, अगर करता इंडिया में नहीं है या मेंटली इनकेपेबल है तो एडल्ट मेंबर ऑफ HUF। पार्टनरशिप के केस में और मैनेजिंग पार्टनर नहीं है तो अडल्ट पार्टनर, ठीक है। LLP में designated partner, if there is no designated partner, any partner or, ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है, और person appointed by adjudicating authority for discharging the duty or functions of an interim resolution professional, a resolution professional या a liquidator, ठीक है, वो क्या कर सकता है? वैलिडेट कर सकता है। कंपनी के केस में MD, और अगर MD नहीं है तो वो डायरेक्टर या फिर ये जो नीचे पर्सन मेंशन है, ठीक है, जो एजुकेटिंग अथॉरिटी ने अपॉइंट किया। क्या बेटा? हाँ हाँ, इसके बाद कंपनी अंडर लिक्विडेशन का लिक्विडेटर, ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर कोऑपरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस हैज बीन एडमिटेड बाय एजुकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। तो इंसॉल्वेंसी का अगर चल रहा है प्रोसेस तो
इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंटेड बाय एजुकेटिंग अथॉरिटी वो वैलिडेट करेगा। पॉलिटिकल पार्टी के केस में पॉलिटिकल पार्टी का सीईओ, ठीक है। लोकल अथॉरिटी में प्रिंसिपल ऑफिसर, एनी अदर पर्सन में पर्सन कॉम्पिटेंट टू वेरीफाई, ठीक है। वेरिफिकेशन के बिना रिटर्न अधूरी होती है, ठीक है। जब तक आप वेरीफाई नहीं करते तब तक वो कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, चलो अपडेटेड रिटर्न देखो। Updated return, any person may furnish an updated return of his income or the income of any other person in respect of which he is assessable. This section applicable from 1st April 22, नया सेक्शन है, ठीक है, मतलब पिछले साल से लागू हुआ है। Updated return can be submitted within 24 months from the end of the relevant assessment year, ठीक है। मतलब अपडेटेड रिटर्न ऑफ असेसमेंट ईयर 24-25 कब तक सबमिट हो सकता है? असेसमेंट ईयर के बाद 24 मंथ्स देखेंगे, 25 के बाद 26-27 तक, ठीक है। 31 मार्च 27 तक 24 मंथ, 2 साल कंप्लीट हो गए। Who can submit updated return? Updated return can be submitted by a person whether he has furnished a return under section 139(1), 4, 5 for an assessment year, okay. Other points. Following points should be noted. If a person has submitted a loss for any previous year and he has already submitted return of loss for that year within due date of section 139(1), he can furnish an updated return where said return is a return of income. मतलब लॉस रिटर्न के को अपडेट करके क्या बना दिया? रिटर्न ऑफ इनकम। If as a result of submitting updated return, the quantum of carried forward loss is to be reduced for any subsequent year, then an updated return shall be furnished for each such subsequent years. क्योंकि आपने उस कैरिड फॉरवर्ड लॉस की बेसिस पे अगले साल की रिटर्न भरी होगी, ठीक है। तो आपको अगले साल की रिटर्न भी क्या करनी पड़ेगी? चेंज करनी पड़ेगी ना, ठीक है, क्योंकि उसका कैरी फॉरवर्ड लॉस का इफेक्ट तो अगले रिटर्न में भी आया होगा, उसके अगले रिटर्न में भी आया होगा, ठीक है। When updated return cannot be submitted if updated return is a return of loss, ठीक है। तो रिटर्न ऑफ लॉस अपडेट कब हो सकती है? जब उसको रिटर्न ऑफ इनकम बना के आप अपडेट कर रहे हो, वरना आप नहीं कर सकते करोगे, ठीक है। Updated return has been already furnished by him under section 139(8)(a), हाँ, for relevant assessment year. If updated return has the effect of decreasing the total tax liability determined on the basis of return furnished under section 139(1), 4 and 5 and result in refund or increase the refund due on the basis of return filed under section 1, 4 and 5 of such person for relevant assessment year. मतलब आप अपडेट नहीं कर सकते अगर आप अपनी इनकम को कम करके दिखा रहे हो, आप रिफंड का अमाउंट बढ़ा रहे हो, या पहले रिफंड नहीं आ रहा था और अब रिफंड आ जा रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे अपडेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। Updated return to be furnished by proof of payment of tax, to be accompanied by proof of payment of tax and additional income tax. Updated return cannot be submitted unless it is accompanied by proof of payment of tax, ठीक है। Computation of additional tax. If updated return is furnished after expiry of time, 4 और 5 में कितना टाइम था? 4 था, बिलेटेड रिटर्न है ना, 31 December. But before 12 months from the end of the after expiry कर सकते हैं अपडेट, ठीक है।
अगर आफ्टर एक्सपायरी कर रहे हो बट बिफोर 12 मंथ्स कर रहे हो, ठीक है, तो 25% ऑफ एग्रीगेट ऑफ टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस एचईसी एंड इंटरेस्ट एज कंप्यूटेड अबव, ठीक है। एडिशनल टैक्स का कैलकुलेशन होगा एज पर अपडेटेड रिटर्न, ठीक है। और if updated return is furnished after the expiry of 12 months but before 24 months from the end of the relevant assessment year, so 50% of aggregate of tax and interest as computed above. एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से थोड़ा और अच्छे समझ में आए। Mr. X would like to furnish his updated return for assessment year 22-23. He has furnished He furnishes updated return of income. He would be liable to pay 2,50,000 towards tax and 35,000 towards interest after adjusting tax and interest paid at the time of filing earlier return. You are required to examine whether Mr. X can furnish updated return as on 31st March 24 और सेकेंड एज ऑन 28/2/2025 या 31st May 2025, ठीक है। If yes, compute the amount of additional income tax payable by Mr. X at the time of filing his updated return, ठीक है। बताओ कब कब कर सकता है वो, पहले तो डेट फाइनल करो। 23 में असेसमेंट ईयर खत्म हुआ, वहां से 2 साल का टाइम है हमारे पास। 24 और 25, 31 मार्च 2025 तक ही आप क्या कर सकते हो, अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। उसके बाद नहीं, तो ये थर्ड केस में तो नहीं हो पाएगी, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड केस में हो पाएगी, ठीक है। अब अगर 31 मार्च 2024 तक कर दिया तो कितना आप टैक्स पे करोगे, एडिशनल टैक्स कितना बनेगा? 2,50,000 प्लस 35,000 का 25% एडिशनल टैक्स बनेगा आपका, ठीक है। और अगर आप 28 फरवरी 2005 को करते हो तो एडिशनल टैक्स, जो टैक्स एग्रीगेट बन रहा है आपका पेबल, उसका 50% एडिशनल टैक्स बनेगा, ठीक है। चलो अपने नोट्स खोलो। अरे नोट्स नहीं, वो नोटबुक। लास्ट क्या करवा रही थी तुमने? हम्म, तुम लोगों ने कौन कौन सा इंटरेस्ट लिख लिया था? 234B, 234C भी लिख लिया था अपन ने, उसके क्वेश्चन भी किया था, राइट, है ना। चलो 234C में मैंने नोट लिखवाया था क्या? 234C का फॉर्मूला लिखा था मैंने, उसके बाद क्वेश्चन क्या था अपन ने, क्या था उसका, बस उसका नोट लिखो फिर में चलते हैं। लिखो नोट नंबर 1, 234C के अंदर लिखना, ठीक है। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C, इंटरेस्ट
under section 234C always calculated on tax as per ROI. Always calculated on tax as per ROI. सेकेंड नोट लिखो. 12% और 36% वाला नहीं लिखवाया था ना मैंने, लिखवा दिया था. हाँ, तो इसका नोट लिख लो. इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C, interest under section 234C shall not be levied for first and second installment deferment if assessee has paid advance tax up to 12% in first installment, up to 12% in first installment, and up to 36% ब्रैकेट में लिख लेना इन टोटल. 36% के बाद ब्रैकेट में लिख लेना इन टोटल इन सेकेंड इंस्टॉलमेंट. नेक्स्ट हेडिंग डालो. नेक्स्ट हेडिंग बेटा, एडवांस टैक्स in case of capital gain, winning, dividend, PGPP, ठीक है. इसमें लिखो अंदर, देखो ये ऐसी इनकम है. पीजीबीपी फॉर फर्स्ट टाइम लिखो. पीजीबीपी के लिए फॉर फर्स्ट टाइम है ना. अब देखो इनका नेचर कैसा है. कैपिटल गेन, असेट बेचेंगे तब पता चलेगा इनकम कितनी है. विनिंग, जीतेंगे नहीं जीतेंगे, कितना जीतेंगे. डिविडेंड, कंपनी डिक्लेयर करेगी तब पता चलेगा. और पीजीबीपी, फर्स्ट टाइम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हमको असेसमेंट. एडवांस टैक्स में हम क्या करते हैं, हम एस्टिमेशन करते हैं. पर अगर हम फर्स्ट टाइम ये सारी इनकम्स कमा रहे हैं तो हम एस्टिमेशन कैसे करेंगे. ठीक है, तो यहाँ लिखो, assessee is not able to estimate capital gain or winning. Assessee is not able to estimate capital gain or winning or income under PGBP accrue first time, PGBP accruing first time, or dividend. So advance tax on such income shall be paid. Advance tax on such income shall be paid in remaining installments. Such income shall be paid in remaining installments by assessee after receipt of such income.
ठीक है, मतलब जैसे मान लो आपने फेब्रुवरी में बेचा लैंड, ठीक है, तो आप 15 मार्च तक वाले इंस्टॉलमेंट में उस पर 100% एडवांस टैक्स पे कर दो, है ना। आपने अगर दिसंबर के पहले ही बेच दिया है, कब कब आती है अपनी ड्यू डेट? जून में आती है, सितंबर में आती है, दिसंबर में आती है ना। मान लो आपने अक्टूबर में बेच दिया, अब दिसंबर और मार्च में 75% दिसंबर में पे कर दो, बाकी का बचा हुआ मार्च में पे कर दो। बट अगर 16 मार्च के बाद हुआ रिसिप्ट ऑफ दिस, तो देखो, इफ नो इंस्टॉलमेंट इज ड्यू, है ना, मतलब अगर 16 मार्च से 31 मार्च रिसिप्ट ऑफ इनकम हुई तो लिखो, ब्रैकेट में लिखो, इनकम रिसीव ड्यूरिंग 16 मार्च, इनकम रिसीव ड्यूरिंग 16 मार्च टू 31 मार्च, ब्रैकेट क्लोज कर दो। then advance tax shall be paid up to then advance tax shall be paid up to 31st March of previous year। ठीक है, इसी में नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, इन केस ऑफ अबव इनकम, in case of above income, interest under section 234C, interest under section 234C, applicable only for applicable only the quarter in which for the quarters in which income is received। ठीक है, मतलब मार्च में मिली है इनकम, तो जून सितंबर दिसंबर वाले क्वार्टर्स के लिए इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा बेटा। ठीक है, समझ गए क्या? डन। चलो, सेक्शन 234 ई, 234 ई लिखो, फी फॉर डिफॉल्ट, फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग टीडीएस और टीसीएस स्टेटमेंट। टीडीएस और टीसीएस स्टेटमेंट for delay filing, for delay filing quarterly statements, for delay filing quarterly statements, assessee shall be liable to, assessee shall be liable to a mandatory fee, a mandatory fee of 200 rupees per day, of mandatory fee of 200 rupees per day, during which default continues, during which default continues. The fees cannot exceed, the fees cannot exceed the amount of TDS deductible. The fee shall be, the fees shall be paid cannot exceed the amount of TDS deductible. The fees shall be paid before,
shall be paid before filing of quarterly statement. Hmm. 234F. Fee for default in furnishing return of income. Fee for default in furnishing return of income. $5,000 और 1,000 पढ़ा भी था अपन ने. लिखो. Where a person who is required to furnish ROI, where a person who is required to furnish ROI under section 139 fails to do so within the prescribed time limit, under section 139(1), he shall pay by way of fee a sum of 5,000. ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो इसी में. However, if total income of the person does not exceed 5 lakhs, the fees payable shall not exceed 1,000. ठीक है. तो अगर टोटल इनकम 5 लाख तक है ना, तो 1,000 फीस लगेगी. फीस शैल नॉट एक्सीड 1,000. फीस एक्चुअली एओए डिसाइड करता है ना, नहीं तो 5,000 लगेगी. चलो आखिरी सेक्शन लिखो. 234H. fee for default in, इसके बारे में कल पढ़ा भी था अपन ने. fee for default in linking Aadhaar with PAN. fee 10,000 वाला पेनाल्टी अलग था, कोर्ट नहीं करने का था. fee for default in linking Aadhaar with PAN. If assessee link Aadhaar with PAN, on or after 1/4/22 तक, 31 मार्च 22 तक का डेट दिया था ना गवर्नमेंट ने. then he is required to pay following fees. अगर लिंक करवाया है बिटवीन 1/4/22 till 30th June 22, तो 500 रुपए. और अगर लिंक करवाया है ऑन और आफ्टर 1/7/22, तो 1,000 रुपए.
ठीक है। खत्म। ठीक है। बीपी खत्म हो गया है। कुछ कुछ अमेंडमेंट्स देखेंगे, है ना, वो रिवीजन के साथ देखते जाएंगे कि रिवीजन भी कर लिया और अमेंडमेंट्स भी देख लिए। ठीक है। एक बार खुद से रिवीजन। अब कैसे रिवीजन करोगे बीपी का? हाँ, संडेज को तो रिवीजन कर ही लोगे, बट रोज थोड़ा थोड़ा खुद से भी उठाना पड़ेगा। ठीक है। अभी जैसे तुम लोगों ने कहाँ तक किया था, कैपिटल गेन तक तुम लोग का टेस्ट भी हो चुका है। ठीक है, तो तुम लोग का प्रिपेयर है। पीजीबीपी का टेस्ट हुआ था? पीजीबीपी का टेस्ट नहीं हुआ है। सैलरीज का टेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है। डिडक्शंस का हो चुका है टेस्ट। दो बार हो गया। पीजीबीपी सैलरीज डिडक्शंस। ठीक है, फिर अपने जो अदर टॉपिक खत्म नहीं करें, तो इसमें सीक्वेंस तय कर लो कि रिवीजन करते जाओगे, टारगेट डेट डिसाइड कर लो, उसके हिसाब से फिर टेस्ट भी प्लान कर लेंगे। पीजीबीपी कब तक रिवाइज कर लोगे खुद से? सोच समझ के बोलना, बड़ा भी है सबका। कमिंग मंडे। कमिंग मंडे राखी है, छुट्टी होगी। छुट्टी के बाद वेडनेसडे को कर ले, 21 अगस्त। ठीक है। या रुक जाओ, अभी बीच में लॉ की छुट्टी भी होगी तुम लोग की, कम 26 को है ना, तो 26, 27, 28, 29 को 4 दिन अंगमान नहीं है। 28 को हो सकता है कि मेरी छुट्टी भी है। ठीक है, तो 28 को अपन एक टेस्ट तो रख ही लेते हैं। क्या? लॉ के बाद ना, तो 28 को रख लेते हैं ये वाला। 28/8। हाँ, कैश फ्लो का भी रखना है मुझे। कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी रखना है। सैलरीज और डिडक्शन साथ में देना चाह रहे हो, अलग अलग? डिडक्शंस में अलग से क्वेश्चंस कम होंगे, साथ में दे दोगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट 29 को सेट कर दो। कितने हैं? 3 है। तो 29 को है, 26 को भी है, 28 को अपन ने ये डाल दिया। एक टेस्ट राखी की छुट्टी के बाद करवा लो, 21 को। बताओ कौन सा दोगे? कैश फ्लो दे दोगे? ठीक है, अब ये बचा, ये अपन डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो अभी ये तो प्रिपेयर करो, है ना, अच्छे से रिवाइज करना पीजीबीपी। ठीक है, चलो। कल से अब बड़ी क्लास लगाते हैं अपन अकाउंट्स की, 2 2 आवर्स की अकाउंट्स की क्लास अपन रखते हैं। फुल स्ट्रेच कर लेंगे इसको। हाँ, ब्रांच अकाउंटिंग चालू करें। हाँ, बड़े चैप्टर्स तो अपन अभी कर लेंगे, सितंबर में कोशिश करते हैं बड़े सारे खत्म हो जाए, है ना। ब्रांच अकाउंटिंग, अमलगमेशन, कंसोलिडेशन, ये 3 बड़े हैं अपन को। इसके बाद तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जल्दी जल्दी में। क्या? सीएफएस 27 को है टेस्ट। सीएफएस क्या है? 27 को नहीं, 21 को है टेस्ट, प्रिया।
किसने डिसाइड कर लिया? मेरे बिना कैसे डिसाइड कर लिया तुमने? मेरा टेस्ट है, मेरे बिना कैसे डिसाइड कर लो? आपस में ही डिसाइड कर लिया तुम। 21 अगस्त को सीएफएस का टेस्ट है और 28 को पीजीबीपी का है। 27 को कोई टेस्ट नहीं रखा है अभी हमने। 26 को है ना लौका। ठीक है, 27 को तुम लोग पीजीबीपी पढ़ना। अरे हाँ, आईटीआर बताना था ना। इसको अलग कर देती हूँ मैं। बार बार रिवाइज करो, ठीक है। दीदी में तो यही है कि रिवाइज जितना करोगे उतना अच्छा हो जाएगा, ठीक है? और फिर जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, है ना, अब एग्जाम क्वेश्चन उठा सकते हो। एग्जाम क्वेश्चन उठाओ, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो। जो जो गलतियां होती हैं बड़े क्वेश्चन में उनको नोट करते जाओ, ठीक है। हाँ, आईटी और लैपटॉप में करते हो। आज अकाउंट कल से करेंगे। ये तुम लोगों ने वैसे कल डिसाइड कब किया टेस्ट का? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे जाता है। ठीक है, अब अपन यहाँ से लॉग इन करते हैं। किसका लॉग इन करें बताओ? रिटर्न नहीं फाइल करेंगे, ठीक है। लॉग इन करके पूरा रिटर्न दिखा देते हैं। बताओ, पैन नंबर पता है? पता है मुझे। आईडी बनी हुई है तेरी इसमें, बनानी पड़ेगी ना बस। जी वाई डब्ल्यू पी
N. N. 8 M. M. 800. नहीं. P N. N. 800. 5 H. 5 H. याद है क्या तुझे? ऐसा तो पढ़ यार. ठीक है, ये बोल रहा है कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर है क्या, सबने बोला हाँ. ठीक है, चलो इधर आकर अपनी एक केस फिल करो फटाफट. यहाँ पे लास्ट में पहले लास्ट टाइम करते हैं. मिडिल में कुछ नहीं आएगा. नहीं, छोड़ दे. जहाँ पे स्टार लगा होता है ना, बस वही मैंडेटरी फिक्स होती है. है ना. ये नंबर के पास अभी है ना. हाँ. आप मतलब यहाँ. हाँ ये. एड्रेस कौन सा? एड्रेस ऐसे ही डाल दे. जरूरी नहीं है कि बिल्कुल वैसे ही जाए. फ्लैट और फ्लोर या बिल्डिंग डालना पड़ेगा. बस छोड़ दे. ऑफिस कौन सा लगता है. पता है. एरिया लोकेलिटी डालना पड़ेगा अपने ऊपर. कंटिन्यू. जब एकदम एंड एंड में रिटर्न फाइल करते टाइम ऐसे रजिस्टर करते हैं ना, तो ओटीपी नहीं आता है. सर्वर प्रॉब्लम मेल में आता है. पॉइंट है तो नहीं है क्या. चल, आगे कर. अपर केस लोअर केस लॉग बस. ओके. अब वहां पे लॉगिन में जाओ, प्रोसीड टू लॉगिन.
गलत। कंफर्म नोटिस कर दो। हम उसका फोटो भी ले सकते हैं। हाँ लग जाएगी। कोई बात नहीं। चलो अब देखो, हम असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए अगर फाइल करेंगे, है ना, ऑनलाइन मोड से क्वालिफाई करेंगे, ऑफलाइन मोड से सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाता है। ठीक है, देखिए। अच्छा, एक दो चीजें और बता दी, ये तो अपन यहाँ से न्यू फाइलिंग पे चले जाएंगे। ये एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है। जैसे आपका कोई टैक्स डिडक्ट होता है या टीसीएस कलेक्ट हुआ होगा, ठीक है, और जो भी आपने डिविडेंड आपको मिला होगा, उस सब की इंफॉर्मेशन ना यहाँ से आपको मिल जाती है। ठीक है, इससे आप अपनी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। तो अपन स्टार्ट न्यू फाइल, मतलब क्या होता है, बैंक से सब कुछ लिंक होता है, पीडीएफ कहीं भी कटा होगा जो आपको भी नहीं पता होगा, वो यहाँ पे लिखेगा। ठीक है, अब अपन ने न्यू फाइलिंग सेट की। इंडिविजुअल, अब यहाँ पर बहुत सारे फॉर्म नंबर है। तुम लोग फाइनल में सीखोगे कि कौन से वाले का कौन सा फॉर्म नंबर होता है, वैसे वो यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन दे देता है। मैंने ITR 1 सिलेक्ट किया, तो क्या बोल रहा है, फॉर इंडिविजुअल बीइंग रेसिडेंट, है ना, अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, having total income up to 50 lakhs, having income from salary, one house property, other sources, agricultural income up to 5,000। जो इस कैटेगरी में फिट होता है वही ITR 1 फाइल कर सकता है। ठीक है, नहीं तो हमारे पास अगर कैपिटल गेन वगैरह है तो हम यहाँ पे चले जाएंगे, है ना। इंडिविजुअल एचयूएफ नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, अगर पीजीबीपी है तो मैं ITR 3 में चली जाऊंगी। ठीक है, इनकम इंडिविजुअल हैविंग इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, और अगर मेरे पास कैपिटल गेन भी है तो मैं और नीचे चली जाऊंगी। कैपिटल गेन के लिए एक्चुअली 6 फाइल करते हैं, 6 अभी ये सिलेक्ट करने देगा। अब जैसे मान लो अपन ITR 1 में गए, नॉर्मल प्रोफेशनल वाले जो जॉब्स होते हैं वो ITR 1 में करते हैं। नहीं पीजीबीपी में आएगा ना वो, तो ITR 1 में पीजीबीपी वाली इनकम नहीं फाइल हो सकती, ITR 3 होगा या तो ITR 4, और कैपिटल गेन वगैरह होगा तो फिर ITR 6 में जाएगा, पीजीबीपी के साथ ITR कैपिटल गेन, है ना। अब ये बोल रहा है कि प्लीज नोट न्यू टैक्स रिजीम इज अ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, है ना। तो आप काइंडली पहले कंपेयर कर लो कि किसमें आपको ज्यादा फायदा हो रहा है, और वैसा आप क्या कर लेना, सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर मुझे बताना पड़ता है कि मैं इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल कर रही हूँ। इनकम टैक्स, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन, या फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग वन ऑफ मोर कंडीशंस ऑफ, है ना, या फिर अगर हमारी इनकम नहीं है फिर भी हम क्या कर रहे हैं, फाइल। अब ये पूरे मैंडेटरी वाले दिए क्या? सेकंड में पूरे मैंडेटरी वाले दिए। हाँ हाँ, मैंडेटरी वाली भी है। ठीक है, ठीक है इतना। इसके बाद देखो ये ना, ये इन्होंने टैब बना के रखे हैं, बहुत सिंपल है। ये 5
पहले वाले टैब में, अच्छा पहले अलग अलग टैब खुलेंगी तब जब आप पहला वाला पूरा फिल कर लोगे। ठीक है, पहले वाले टैब में आपको वो पर्सनल इंफॉर्मेशन बोलता है देने के लिए, जैसे नेचर ऑफ एनवायरनमेंट सेलेक्ट करने को देगा, आदत कर दिया। हम क्या कर रहे हैं, रिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इसकी ड्यू डेट तो निकल चुकी है। अब अपन यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक कि बैंक डिटेल्स नहीं देगा, ऐसे ही समझ लो। ठीक है, इसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम में वो सैलरी पूछेगा, हाउस प्रॉपर्टी पूछेगा, अदर इनकम पूछेगा। ठीक है, उसके बाद फिर डिडक्शंस, अगर देखो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम यहाँ पे पूछ रहा होगा, ये वाला पढ़ो। You exercise options under section 115 BAC of opting out of tax। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगी, यस कर दूंगी तो मैं ओल्ड टैक्स रिजीम कर दूंगी, और नो करती रहूंगी तो वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में देगा। तो इसीलिए एक्टिव नहीं है क्योंकि वो बाकी डिटेल्स मांगेगा फिर ही वो एक्टिव करेगा। ठीक है, उसके बाद डिडक्शंस, वो खुद ही ऑटोमेटिकली बेटा आप इसमें ग्रॉस टोटल इनकम डालोगे ना, और डिडक्शन डाल दोगे। डिडक्शन अगर न्यू टैक्स रिजीम में है तो वैसे भी नहीं होंगे, बेकार भी होगा। वो खुद ही टैक्स पेड कैलकुलेट कर देगा, आपको बस यहाँ जाके कंफर्म करना होगा, और वो टोटल टैक्स लायबिलिटी भी खुद ही कैलकुलेट कर देगा। उसके बाद फिर अपन क्या कर देंगे, आगे प्रोसीड करके सबमिट कर देंगे, तो आखिर में क्या हो जाता है, वैलिडेट हो जाता है। समझ गए हो? यहाँ से आपके पूरे रिटर्न जो कि आपने पिछले साल फाइल किए होंगे वो पूरे दिख जाते हैं। अब जैसे नई फाइल किया होगा तो कुछ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे जीरो दिख रहा है, और यहाँ पे आपकी पूरी फाइल रिटर्न क्या हो जाता है, हो जाता है। क्लियर है क्या? ये कि मैंने ऑथराइज किया हुआ है उसको कि वो मेरी रिटर्न फाइल कर दे, वो अपना डिजिटल सिग्नेचर यूज करके फाइल। समझ गए? से कभी ऐसे ट्राई किया नहीं है क्योंकि क्या है वो अटक जाता है